ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, a 10-year-old boy brought to emergency after a road traffic accident. His respiratory rate was 35 beats per minute, blood pressure was 160 and had difficulty in speaking sentences. On examination, hyporesonance was found. Hyporesonance was found in the chest. अब हाइपररेजोनेंस से क्या मुराद है? जब हम चेस्ट को परकस कर रहे हैं तो आवाज़ इंक्रीज है। तो इंक्रीज आवाज़ का क्या मतलब है कि अंडरलाइंग एयर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, फास्ट वाज नॉर्मल। फास्ट एक टाइप होती है जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का, ये देखने के लिए कि उसको ट्रॉमा कहाँ कहाँ पे हुआ है। The chest X-ray revealed a collapsed right lung and the mediastinum is shifted towards the left. तो लंग एक साइड का कोलैप्स्ड है और mediastinum शिफ्ट हुई हुई है। तो इसका मतलब है कि एयर ने लंग को कोलैप्स कर दिया है और mediastinum शिफ्ट हो गई है। ठीक है। व्हाट विल बी द इमीडिएट मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट? अच्छा, चूँकि इस पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग है और साथ ये सिनेरियो बेसिकली किस चीज़ का, निमोथोरेक्स का। निमोथोरेक्स का सिनेरियो आप लोगों को किसी न किसी स्टेज पे एग्ज़ाम में लाजमी तौर पे आएगा। तो निमोथोरेक्स को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप उसका एक्सरे देखना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। तो इस पेशेंट में हम करेंगे क्या, इमीडिएटली उस पेशेंट की सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल मारेंगे ताकि वो एयर ड्रेन हो सके, एयर बाहर आ सके। ठीक है। अच्छा जी, जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि उसका जो न्यूमोथोरेक्स है, अगर वो डेफिनेटली 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो फिर बाद में हम इस पेशेंट को जाके इसको चेस्ट ट्यूब डालेंगे। ठीक है। तो चेस्ट ट्यूब हम लोग एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डालते होते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी जो है वो आप लोगों को सबको उसके बॉर्डर्स आने चाहिए। आप लोगों ने अभी काम करना है कि जो चेस्ट ट्यूब के लिए ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं उसकी बाउंड्रीज आप लोगों ने मैसेज में नीचे लिखनी है, कमेंट्स में लिखनी है। ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी शायद कोई ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि सर्जरी के हर टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो हम लोग को, मैंने चूँकि NLE 2 का एग्जामिनर भी था तो सर्जरी का स्टेशन चेस्ट ट्यूब बड़ा कॉमनली आता होता है। तो तकरीबन जब भी चेस्ट ट्यूब का क्वेश्चन आता है तो उसके साथ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी लाजमी पूछा हुआ होता है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी खुद ढूंढ के उसको पढ़ के और आपने उसको नीचे कमेंट में लिखना। अच्छा जी, a 32-year-old male presented to ER after rotator accident in which he had sustained blunt trauma abdomen। तो उसका एब्डोमेन का ट्रॉमा है। ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन से क्या मुराद है? अब इस पेशेंट की या स्प्लीन रप्चर हो गई या उसको लिवर का ट्रॉमा हो गया। On examination he is fully conscious with a pulse of 110 beats। इसको टैकीकार्डिया मार्क्ड। ब्लड प्रेशर इज 160, लोअर साइड के ऊपर ब्लड प्रेशर है विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। देयर इज माइल्ड टेंडेंसी द अपर एब्डोमेन। व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट विद दिस पेशेंट? अब इस पेशेंट को टैकीकार्डिया है। वाइटल्स में एक भी चीज़ ख़राब हो तो उस पेशेंट को हमेशा सोचना चाहिए कि पेशेंट इस वक्त सिक है या सिक हो रहा है। ठीक है। तो पल्स तेज़ होने का मतलब है ये है कि पेशेंट अंदर से कहीं से ब्लीड कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले पल्स तेज़ होती है, फिर बाद में जाकर ब्लड प्रेशर कम होता है और एंड पे जाके यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने लफ्ज़ वाइटल लफ्ज़ याद रखना है। वाइटल, वाइटल मीन्स अहम। वाइटल क्या मतलब है? अहम। ठीक है। वाइटल किसी पेशेंट के ख़राब हों तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट सिक है। ठीक है। वाइटल्स में क्या चीज़ें आती हैं? पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। वाइटल्स के अंदर एक भी चीज़ ख़राब हो, अनएक्सप्लेन टाइकार्ड या हाइपोटेंशन, किसी का सांस तेज़ चल रहा है, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को किसी न किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, a 46-year-old man presented with complaints of colicky pain with non-passage of feces and flatus. On examination, abdomen was distended and absent bowel sounds। यहाँ तक आप लोगों को क्या चीज़ समझ लगी है? abdomen distended है with absent bowel sounds। मीन्स कि उसको क्या हो रहा है? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो लग रहा है। ठीक है। अच्छा, प्लेन एक्सरे इज एडवाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल फीचर विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट ड्यूचेनम फ्रॉम द आइलियम? जिसमें वल्वरो कन्वेनेंटीज है, इस सर्कुलर
पिलाई भी कहते हैं इनको। बेसिकली ये आपकी जो गट होती है, स्पेशली ड्यूडेनम के एंड से लेके जुजनम के आइलियम के शुरू तक, उसके अंदर ऐसे सर्कल्स होते हैं आपकी गट के अंदर, ठीक है। इन सर्कल्स को कहते हैं वेल्वुलस कॉन्वेंटिस, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर आइलियम के अंदर, लेट स्पेशली टर्मिनल आइलियम के अंदर ये वेल्वुलस नहीं होते, ठीक है। टीनिया कोलाई आपकी कोलन के अंदर होते हैं, हाउस्ट्रेशन भी कोलन के अंदर होती हैं। अच्छा, in GIT imaging, which of the following structure is described as showing a featureless appearance on contrast radiography? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि कोलन के अंदर टीनिया कोलाई या हॉस्ट्रेशंस होती हैं, जुजनम के अंदर वेल्वुलस कॉन्वेंटी होते हैं, जो आइलियम है उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आइलियम आपकी एक्सरे के ऊपर उसकी कोई ऐसा फाइंडिंग्स नहीं आती, ठीक है। आइलियम बॉडी की गट में से सबसे थिनेस्ट पार्ट होते हैं, थिनेस्ट वाल्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो उसके इस वजह से उसके ऊपर कोई ख़ास फीचर्स नज़र नहीं आते। अच्छा जी, a 65 man presented with weakness of his left lower limb with aphasia. CT brain showed a hypodense area with a loss of grey matter differentiation. जब हाइपोडेंस एरिया है और स्ट्रोक के फीचर्स हैं तो इस पेशेंट को क्या हुआ है? एक्यूट इस्कीमिक इन्फार्क्ट, ठीक है। इस्कीमिया के अंदर आपको हाइपोडेंस के मतलब मज़ीद काला, ठीक है, डार्किश मज़ीद काला एरिया। अगर सिटी स्कैन पे सफ़ेद एरिया नज़र आए तो सफ़ेद एरिया 3 चीज़ें होती हैं, बी सी, ब्लड, बोन एंड कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें लफ्ज़ यूज़ होगा सफ़ेद के अंदर, कौन सा क्या लफ्ज़ यूज़ होगा? हाइपर डेंस एरिया, ठीक है, हाइपर डेंस एरिया, ठीक है। अगर सिटी स्कैन पर हाइपोडेंस एरिया है, मीन्स मज़ीद काला सिटी स्कैन है, तो वो हाइपोडेंस एरिया है। तो हाइपोडेंस एरिया इन्फार्क्ट को शो करता है, जबकि हाइपर डेंस एरिया मीन्स वो एरिया वाइट नज़र आ रहा है, वो ब्लड होगा या बोन होगी या कैल्सिफिकेशन होगी, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हाइपर डेंस लफ्ज़ यूज होगा, ठीक है। हेमरेज के अंदर हाइपर डेंस एरिया यूज़ होगा, ठीक है। हेमरेज के अंदर हाइपर डेंस एरिया होगा। एस वेल भी यूजली हाइपर डेंस होते हैं, लेकिन वो अलहदा सी उनकी अलहदा सी इंटेंसिटी होती है एक तरह की। हेमरेज वाइटिश नज़र आता है, ठीक है, हाइपर डेंस नज़र आता है। A young female presented with a history of renal calculi along with complaints of bone pains, abdominal cramps and psychosis. और यहाँ तक आप लोगों को किसी की समझ लगी कि पेशेंट को रीनल स्टोन्स हैं और बोन पेन है अलॉन्ग विद एब्डोमिनल पेन विद साइकोसिस, तो हाइपरकैल्सीमिया लग रहा है इस पेशेंट को। तो हाइपरकैल्सीमिया the underlying most common cause is hyperparathyroidism. On investigation, multiple fractures are discovered और उसका कैल्शियम एट PTH इज रेज्ड, तो वही हमारा जो सस्पेशन यहाँ पे था, तो PTH उसका रेज्ड है। जिस फॉलोइंग विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू लोकलाइज द डिजीज ऑफ द पैराथायराइड। तो पैराथायराइड को देखने के लिए हम लोग सेस्मी स्कैन करते हैं, ठीक है। तो पैराथायराइड के लिए ये सेस्मी स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन कहाँ पर हम लोग करते हैं? मेटास्टेसिस को देखने के लिए, ठीक है। मेटास्टेसिस अगर बोन तक पहुँचे हुए हैं तो उनके लिए हम लोग पेट स्कैन करते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन स्कैन, ठीक है। तो ये हम लोग किसके लिए करते हैं? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इसको कहते हैं बेसिकली। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इस अगर फर्स्ट किया बोन के अंदर मेटास्टेसिस पहुंचा हुआ है तो उस एरिया में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा ये इसका जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज अपटेक होगा, तो ये एरिया नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे बोन के अंदर मेटास्टेसिस हुई हुई है। तो सेस्मी स्कैन इज एसोसिएटेड विद पैराथायराइड हार्मोन। MRI और अल्ट्रासाउंड का आप लोगों को बताइए। MRI तो किसी भी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग को देखने के लिए होता है। अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट एज फॉर द रिपेयर ऑफ यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप इन द न्यूबॉर्न बेबी? अच्छा, क्लेफ्ट लिप की रिपेयर के लिए जो यूजली एज है ना वो 5 to 6 मंथ्स होती है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर मोस्ट लाइकली 6 मंथ ही होगा, लेकिन मैं एक जगह पे 3 to 6 मंथ्स पढ़ा है, एक जगह पे 5 to 6 मंथ्स पढ़ा है। तो बच्चा थोड़ा सा जब होता है, ये असल में डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी जो
क्लेफ्ट लिप कितना बड़ा है, इसमें जो कि दिया हुआ है यूनिलेटरल है, तो इसका मतलब है उसको निगलने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एमरजेंसी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ा से बच्चे को मेच्योर होने देना चाहिए। तो 3 to 6 months के दौरान हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा, a premature baby is born at 30 weeks of gestation with severe respiratory compromise and has been placed on ventilator support in the ICU. On ultrasound, radiologists alerted her regarding some congenital anomaly. ठीक है, तो बेबी का बेसिकली कंजेनिटल अनोमली स्कैन हुआ है। इसमें क्या करते हैं, अनोमली स्कैन के अंदर हम लोग माँ का अल्ट्रासाउंड करते हैं और बेबी को देखते हैं कि बेबी के अंदर कोई कंजेनिटल अनोमली तो नहीं है। अनोमली क्या होती है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो उसमें नज़र क्या आया उनको कि चेस्ट ऑफ द फीटस इज चेस्ट एक्सरे हैड बीन शोन मल्टीपल एयर शेडोज़। मीन्स के अब चेस्ट के अंदर एयर शेडोज़ का आने का क्या मतलब है, चेस्ट के अंदर वैसे तो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एयर आएगी उस वक्त जब वो बेबी पैदा हो जाएगा उस वक्त। तो जो एयर शेडोज़ चले गए हैं उसके चेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसका जो डायाफ्राम है उसके अंदर कोई नॉर्मेलिटी थी, तो जो गट जो है ना वो ऊपर पहुंची हुई है। गट जो है वो ऊपर पहुंची हुई है। गट के अंदर आपको पता है एयर होती है, तो गट की एयर के मल्टीपल एयर शेडोज़ आती है। तो बेसिकली वो क्या उसका नॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया उस पेशेंट को। ठीक है, ट्रेकियो एसिफेगल फिस्टुला से क्या मुराद है, ट्रेकियो और एसिफेगल आपस में मिली हुई हैं। इसमें पेशेंट को क्या होगा, जब वो सांस लेगा तो उसके स्टमक में गैस चलती चली जाएगी। ठीक है, स्टमक के अंदर गैस ज़्यादा शेडो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाइटस हर्निया में आपका जो स्टमक होता है ये ऊपर की तरफ आया हुआ होता है, जबकि डायफ्रामेटिक हर्निया से क्या मुराद है कि डायफ्राम जो है वो आपकी चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट कर रहा होता है। तो एब्डोमेन के कंटेंट चेस्ट के अंदर चले गए हैं, तो एब्डोमेन के कंटेंट्स में मेनली इंटेस्टाइन्स और स्टमक है। ठीक है, तो हमें इंटेस्टाइन चेस्ट के अंदर नज़र आ रही हों तो डायग्नोसिस इज कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। अच्छा जी, a newborn female baby has been brought to the emergency department by her parents with a history of soft cystic swelling on her lower back. लोअर बैक का जब भी स्वेलिंग आए तो ज़हन में रखिएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मिनिंगोसील, मिनिंगोमाइलोसील, माइलोस्किसिस। ठीक है, होती किस वजह से है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। फोलिक एसिड इस वजह से जब आपने प्रेग्नेंट लेडी देखी, जब भी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो एक्स्ट्रा फोलिक एसिड दिया जाता है। और फोलिक एसिड किस वजह से दिया जाता है, इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, अच्छा, और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्पाइनल बाइफिडा ऑकल्टा, मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील और एंड के ऊपर माइलोस्किसिस होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ऑन एग्जामिनेशन सॉफ्ट स्पेनिंग इज प्रेजेंट इन द लबर एरिया विद द स्पेनिंग इज कवर्ड विद ओनली अ वेरी थिन स्किन लेयर, देयर इज ओजिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड। ओजिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड का क्या मतलब है कि उस वहाँ से CSF निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर, उसको क्या कहते हैं, निंगो माइलोसील। ठीक है, माइलो मिनिंगोसील या मिनिंगो माइलोसील, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर है। ठीक है, अगर सिर्फ मेनिंजेस बाहर है उसको मेनिंजोसील कहते हैं। अगर कुछ भी बाहर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टफ्ट ऑफ हेयर है, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा के साथ लफ्ज आएगा टफ्ट ऑफ हेयर, टफ्ट ऑफ हेयर। ठीक है, मेनिंजोसील के साथ सिंपल मेनिंजेस बाहर होती हैं, जबकि माइलो मेनिंजोसील के साथ क्या होगा, उसका उसका स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आएगा। ठीक है, और बच्चा जो है वो अपनी टांगें मूव नहीं कर सकता, तो उसको मतलब इसका मतलब है कि उसका पैराप्लेजिया हो गया। पैराप्लेजिया मीन्स लोअर लिम्ब की पैरालिसिस, लोअर लिम्ब का वीक हो जाना। स्पाइनल कॉर्ड जब डैमेज होता है तो लोअर लिम्ब वीक हो जाते हैं, तो लोअर लिम्ब की वीकनेस को हम कहते हैं पैराप्लेजिया। अच्छा जी, a 6 week old boy has been brought in OPD with a history of frequent vomiting which has been become worse during the 24 hours. The vomitus is clear and feels hungry but vomits again after the feed.
ऑन एग्जामिनेशन। अब इस यहाँ तक हम लोग किसी से पता लगा रहा है, बच्चा जब भी खाना खाता है तो वो वोमिट आउट कर देता है, फिर दोबारा खाना मांगता है, फिर वो खाना बाहर आ जाता है, खाना आगे नहीं जाता उसका। तो स्टमक के आगे भी रुकावट है। स्टमक के आगे रुकावट क्या क्या हो सकती है, हम ये देखने के लिए एग्जामिनेशन पे क्या है, वॉइस डिहाइड्रेटेड, साफ ज़ाहिर है वो उसको जब वॉमिटिंग हो जा रही तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। लंप इज़ पैल्पेबल, एब्डोमेन में लंप पैल्पेबल होने से मुराद ये है कि जो आपका जो पाइलोरस है या ये स्टमक है ना, स्टमक के आगे ड्यूडेनम शुरू होती है, तो स्टमक और ड्यूडेनम का जो जंक्शन होता है वहाँ पे पाइलोरस एंट्रेंस होती है। अब ये पाइलोरस अगर तंग हो जाए, रास्ता तंग हो जाए तो क्या होगा, वापस वोमिटिंग होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पाइलोरस की हाइपोट्रोफी हुई हुई है, इस वजह से हमें एब्डोमेन पल्पेट करते हुए लंप फील हो रहा है, लंप फील हो रहा है। ड्यूडेनल एट्रीजिया से क्या मुराद है, एट्रीजिया क्या होता है, जब आपके ल्यूमन बंद हो जाए उसको कहेंगे ल्यूमन एट्रीजिया। ठीक है, तो इसमें यूजली लैम्प पल्पेबल नहीं होता। ठीक है, इंटरसेप्शन से क्या मुराद है, इंटरसेप्शन से मुराद ये है कि आपकी जो गट है ये एक दूसरे के ऊपर टेलीस्कोप हो जाए, एक गट का हिस्सा दूसरी गट के अंदर घुस जाए, उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, तो ड्यूडेनल एट्रीजिया, हाइपरट्रोफी पल्मोनरी स्टेनोसिस और इंटरसेप्शन इन, और चौथा होता है वाल्वुलस। इन चारों का कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी स्टेज पे पीड्स के अंदर, सर्जरी के अंदर आपको लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक, वाल्वुलस, इंटरसेप्शन और पाइलोरिक स्टेनोसिस लाजमी तौर पे बुक से पढ़िएगा, इनके एक्सरेज भी देखिएगा। ठीक है, अगर लंप इज पैल्पेबल, गिव ए डायग्नोसिस फॉर हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। इंटरसेप्शन के सारे हम लोग आगे करते हैं। अच्छा, 10 month old girl is brought in emergency with a history of abdominal cramps and occasional vomiting for a couple of days. The vomitus is green, sometimes but becomes brownish. Her parents stated that her nappy has blood-stained mucus. तो बच्ची को वॉमिटिंग होती है जो कि ग्रीनिश भी होती है, ब्राउनिश भी होती है, और साथ उसको ब्लड के आ रहा है स्टूल के साथ। She looks dehydrated and the right side of the abdomen seems empty on palpation. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है किस चीज़ का, इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन क्या चीज़ होती है कि आपकी जो गट है एक अगले पोर्शन के अंदर घुस गई है, गट के अपने अगले वाले पोर्शन के अंदर घुस गई है। ठीक है, जिसको कहते हैं टेलीस्कोपिंग, टेलीस्कोपिंग। और इसकी इम्पोर्टेंट काज, ये इम्पोर्टेंट काज है किस चीज़ की, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की इम्पोर्टेंट काज है ये। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रक्चर इन ए सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन। अच्छा, जब भी कोई आर्टरी, आपको ना आर्थोपेडिक्स के अंदर आर्थोपेडिक्स वालों की एक ही चीज़, मेन चीज़ है, वो है फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो फ्रैक्चर लफ्ज़ जो है ना आप लिख लें लदा से, तो मैंने फ्रैक्चर की हर चीज़ पढ़नी है तफसील के साथ। ठीक है, इन डिटेल बुक से पढ़ना है, फ्रैक्चर की टाइप्स क्या होती हैं, फ्रैक्चर्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हड्डी टूटती है, हड्डी के जो मार्जिन होते हैं इंतहाई शार्प होते हैं। अगर आप लोगों ने बकरा शक्ल ज़िबा किया तो आपको पता होगा हड्डी के मार्जिन बहुत शार्प होते हैं। तो वो अगर उनको हम लोग फिक्स ना करें तो हड्डी हिलती रहेगी, हिलेगी तो इर्द गिर्द के जो आपके ऑर्गन्स होंगे उनको डैमेज करेगी। ठीक है, तो डैमेज करेगी तो क्या चीज़ मिलेगी आपको, जो बोन डैमेज हो सकती है, अंडरलाइंग जो करीब आर्टरी है वो डैमेज हो सकती है, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, आपकी वेंस डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो नर्व डैमेज, तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टरी का डैमेज होना। ठीक है, अगर आर्टरी डैमेज हो गई ना तो लिम्ब इस्कीमिया हो जाएगा और बंदे का कुछ देर बाद लिम्ब जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टरी जो है वो हमेशा ससेप्टेबल होती है, आर्टरी नज़दीक से गुजरी होती है। इस वजह से जब फ्रैक्चर होता है तो आपने देखा होगा एग्जामिनेशन पे पेशेंट की हम लोग पल्सिस चेक करते हैं, उसकी सेंसेशन चेक करते हैं। पल्स चेक करने का रीज़न क्या होता है कि खुदा खासा उस फ्रैक्चर की वजह से आर्टरी तो नहीं डैमेज हुई, और सेंसेशन चेक करने का मतलब होता है कि उसकी नर्व चेक करनी है, हमने नर्व तो नहीं कोई डैमेज हुई।
अच्छा जी, a 12-year-old boy presented to ER with a history of fall from a swing and sustained injury to the left wrist. His X-ray showed a compression fracture of the growth plate of the left radius. Which type of the injury as per the Salter-Harris classification? अच्छा, साल्टर हैरिस बड़ी मज़े की एक क्लासिफिकेशन है। साल्टर जो है ना वो उसका एक कुछ अल्फाज का ये मजमुआ है। एस से मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट गुजर गया है, ठीक है। ए से अबव, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं सिर्फ साल्टर की जो क्लासिफिकेशन है वो बता दूँ। एल से लोअर, ठीक है। टी ई इकट्ठा है, टी से मुराद है थ्रू एवरीथिंग, थ्रू एवरीथिंग, ठीक है। और आर एंड पे आता है आर, आर से क्रश है, क्रश फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बोन है, ये बोन का एपिफाइसिस है और ये डायफिसिस है। इस एरिया के अंदर क्या चीज़ होती है? ग्रोथ प्लेट होती है, ठीक है। तो ग्रोथ प्लेट के स्ट्रेट गुजर जाए तो है वो पहला वाला एस है, ठीक है। इसके ऊपर फ्रैक्चर हो तो वो अबव है, वो ग्रेड 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। ये साल्टर आप लोगों ने ऐसे लफ्ज़ याद रखने हैं। एस से स्ट्रेट, ए से अबव, एल से लोअर, टी से थ्रू एवरीथिंग और 5 से क्रश, आर से क्रश, ठीक है। तो ये ग्रोथ प्लेट याद रखनी है एपिफिस और डायफिसिस के जंक्शन पे, ठीक है। इसके ऊपर मसला, इसके स्ट्रेट गुजर जाए तो 1 है, ऊपर हो तो स्टेज 2 है, नीचे हो तो स्टेज 3 है, और थ्रू एवरीथिंग हो तो उसको कहते हैं स्टेज 4। अगर क्रश फ्रैक्चर है तो वो स्टेज 5 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? क्रश था, कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन मीन्स क्रश, तो कंप्रेशन हो तो ग्रेड 5 है, ठीक है। ये टाइप्स हैं बेसिकली आपकी उसके इस इंजरी की, ये टाइप्स हैं, ठीक है। साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, ये बड़े मज़े का लफ्ज़ है। इसको ना आप लोग थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसको खुद दोहरा रहे हैं, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी स्टेज पे। अच्छा जी, a 25-year-old football player presented in ER with a history of knee injury which is sustained above 1 hour ago while playing football. He is having severe pain in the knee and is unable to move. On examination, his knee is grossly swollen and tense. The distal nervous bundle is intact and the X-ray reveals no bone. अच्छा, what will be the immediate management step? अब उसको हुआ क्या है? उसको ना नी के अंदर सीवियर पेन शुरू हो गई है इंजरी के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इंजरी के बाद नी पेन होगी तो क्या हुआ है कि अंदर ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट को, ठीक है। तो सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो कहीं पे भी, मेडिसिन में क्वेश्चन आए सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, ठीक है। सर्जरी में क्वेश्चन आए तो वो हीमार्थ्रोसिस होगा, हीमार्थ्रोसिस होगा। तो हमेशा ट्रीटमेंट में याद रखना है लफ्ज़ किस चीज़ का मैंने क्या याद करवाया था? एस्पायरेशन, एस्पायरेशन उस जॉइंट को, इसमें से फ्लूइड या ब्लड जो भी चीज़ है वो बाहर निकाल दें, ठीक है। अच्छा जी, a 20-year-old boy presented in the ER with a complaint of pain in his right ankle for the last 3 hours. He gives the history of fall from a height of 10 feet and landed on his knees. His X-ray revealed a fracture in the line passing along the line of the lower phases of the tibia. Which of the following? अच्छा, जब हमने की थी क्लासिफिकेशन, तो फ्रैक्चर जो है ना, फ्रैक्चर लाइन उसके ग्रोथ प्लेट के थ्रू गुजर रही है, तो इसमें क्लासिफिकेशन कौन सी होगी? 1, ठीक है। अच्छा, 35-year-old strong man presented with in the ER with a type 2 open fracture of the right tibia fibula after a rotator accident.
POP cast was applied after manipulation under sedation. After 2 hours, he had severe pain in his right leg, which was not relieved even with strong analgesic. What is the best immediate step? अच्छा, POP से क्या मुराद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी फ्रैक्चर होता है तो मैंने क्या कहा था कि जो हड्डियाँ होती हैं ना वो मूव करती हैं, तो उन मूवमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि हड्डी जो है बड़ी शार्प होती है तो वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगी। ठीक है, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब शुरू में लगाते हैं ना तो बड़ा सॉफ्ट सा होता है वो, हमने देखा होगा, सीमेंट वाली पट्टी होती है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है तो वो पत्थर हो जाता है। ठीक है, जब पत्थर होगा तो वो आपकी टांग को ऐसे ब्लड प्रेशर कफ की तरह दबाएगा। ठीक है, तो अगर पेशेंट प्लास्टर पेस्ट लगाने के बाद पेन की कंप्लेन करे तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसकी पल्स और उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। और साथ ही अगर वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी पल्स कम आना शुरू होगी, जैसे आपने बीपी कफ देखा होगा, बीपी कफ अगर दबाना शुरू करें, इन्फ्लेट करना शुरू करें तो आपकी पल्स क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ये बेसिकली यही काम कर रहा था, आपकी टांग को ऐसे दबाता है। तो कास्ट की रिमूवल बहुत ज़रूरी स्टेप हो जाएगा। ठीक है, फिशियोटमी हम लोग करते हैं जब हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हो कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, कंपार्टमेंट में जब सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिशियोटमी कर देते हैं। अच्छा, what would be the type of injury if the fracture line passes through the physis and exit through the epiphysis? यानी स्ट्रेट थ्रू हो गया, थ्रू एवरीथिंग कौन सा लफज है? SALTER, तो TER। ठीक है, तो ग्रेड 3 इसकी क्लासिफिकेशन में आएगा। अच्छा जी, a 20-year-old man presented in ER with a history of trauma. On examination, patient is conscious with swelling and deformity of the middle third of the leg with intact distal neurovascular bundle. X-ray confirmed the comminuted fracture of tibia and fibula. POP backstab was applied and patient was admitted in the ward. After about 2 hours, patient started crying with severe pain in his left leg. Which of the following feature is to be seen very late in this case? हाँ, आप POP दोबारा POP लगाइए पेशेंट को, फिर उसको ना सीवियर पेन है इतनी कि वो क्राई कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए, उसकी कास्ट मूव करनी चाहिए, क्योंकि जो एब्सेंस ऑफ पल्सिस है बड़ी लेट आती है। तो उसको इस्कीमिया पहले शुरू हो जाता है और पल्स गायब बाद में होती है। ठीक है, अच्छा, 35-year-old lady presented in orthopedics complaints of multiple small joints of the hands for about 6 months. Pain associated with very early morning stiffness persisting for more than 1 hour. तो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ दी हैंड्स हैं विद मॉर्निंग स्टिफनेस है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा लेती है, तो डायग्नोसिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वर्बली अप्रोप्रिएट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके पीछे में RA फैक्टर करवाएंगे। ठीक है, RA फैक्टर इनिशियल टेस्ट होता है, NT-CCP उसको कंफर्म करता है। ठीक है, NT-CCP इज मोर स्पेसिफिक टेस्ट, अच्छा जी, a 12-year-old boy presented OPD with complaints of gradually increasing swelling with pain over the right upper tibia for the last 8 months. अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोन के ट्यूमर्स। ये भी आप लोग लिख लें कि ओस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, केपोसी सार्कोमा, ये ओस्टियोब्लास्ट से होते हैं, बोन के किस पोर्शन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लहदा से लिखने। एक टेबल बना होगा खूबसूरत सा हर बुक के अंदर, उसमें आप लोगों ने बोन के ट्यूमर्स की थोड़ी सी तफसील पढ़ के जानी है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे MCQs आ जाते होते हैं। ठीक है, इस पेशेंट में अपर टिबिया इन्वॉल्व है, तो अपर टिबिया के अंदर बेसिकली जो एब्सेस है ना, ये भी ऐसे ही प्रेजेंट होती है, एब्सेस भी की प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही होती है। ठीक है, ब्रोडीज एब्सेस पेशेंट को ओस्टियोमाइलाइटिस था बेसिकली। ठीक है, अच्छा, ये मैंने तफसील इस वजह से नहीं बताई बाकी ट्यूमर्स की कि अगले 2-3 क्वेश्चंस के अंदर ये ट्यूमर्स ही आ रहे हैं। A 12-year-old boy presented OPD with the complaints of rapidly increasing swelling. और रैपिडली इंक्रीजिंग से क्या मुराद है, अब इस पेशेंट में हिस्ट्री क्या थी, 8 महीने से चल रहा है काम,
तो आहिस्ता 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 टिकल डाउन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बोन्स का इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है। ठीक है, हम लोगों के टीचर होते थे, वो कहते थे कि अगर खुदा ना खास्ता बोन का इन्फेक्शन हो जाए तो उसका इलाज बहुत लंबा होता है। तो लोगों के बेचारों के लंबी अरसे तक एंटीबायोटिक देने से बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, मैंने घर बिकते हुए देखे हुए लोगों को, हमारे टीचर होते थे, वो कहते होते थे क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक्स लगती है कि एंटीबायोटिक्स का खर्चा उठाते उठाते उनका घर बिक जाता है। अच्छा जी, इसमें हिस्ट्री थी 8 महीने की, इसमें अंदर हिस्ट्री कितनी है, 3 मंथ्स की। ठीक है, अलॉन्ग विद ही हैज़ नोटिस्ड वेट लॉस। ठीक है, अपर टिबिया रैपिडली डेवलपिंग विद वेट लॉस, अब ये मलिग्नेंसी है। ठीक है, नंबर 1 एक तो अपने डिसाइड कर लिया कि मलिग्नेंसी है। अब उसकी जो लोकेशन होगी ना वो इम्पोर्टेंट होगी कि कौन सा वाला कैंसर होगा। ठीक है, तो जो बोन्स के जो मार्जिन होते हैं ना, अगर वहाँ का कैंसर हो तो वो ओस्टियोजेनिक कार्सिनोमा या ओस्टियोसार्कोमा है। ठीक है, ओस्टियोजेनिक भी कहते हैं उसको और ओस्टियोसार्कोमा भी कहते हैं। ठीक है, और बोन के जो मिडल ऑफ दी बोन के अंदर हो तो वो क्या होता है, बोन के मिडल के अंदर कार्सिनोमा कौन सा होता है, इविंग सार्कोमा होता है, इविंग सार्कोमा होता है। ठीक है, अच्छा जी, a patient sustained a gunshot wound to the right side of the neck. He developed brown spot syndrome. Brown spot syndrome से क्या मुराद है, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड मीन्स के जो स्पाइनल कार्ड है वो हाफ कटी है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड जो होती है ना उसके अंदर दो तरह के असेंडिंग फाइबर्स होते हैं और डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। तो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो आपकी सेंसेशंस ब्रेन से ला रहे होते हैं, जबकि असेंडिंग फाइबर्स पेरिफेरी से ब्रेन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्राउन स्काउट के अंदर लफ्ज़ याद रखना है, कंट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। इसको मैंने याद रखने का तरीका अख्तियार किया हुआ था, इसमें दो कंट्रालेटर में 2 T आते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, तो स्पाइनोथर्मिक ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो एक लफ्ज़ याद कर लें, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जिसको हम ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, कंट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, 50 ईयर ओल्ड रोवर suddenly develops lower back ache after falling from a 10 feet high wall. There is no radiation of the pain and no neurological deficit, but there was a lordosis. Lordosis means lord की तरह आगे होना, was and step is palpable. स्टेप palpable से क्या मुराद है कि उसकी जो वर्टिब्रा है ना वो स्लिप होकर एक दूसरे के आगे आ गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से उसके वर्टिब्रा एक दूसरे के सामने आ गए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इस जो पहले क्वेश्चन आप करें, क्वेश्चन करके उसको वो करें, पॉज करें, खुद क्वेश्चन का आंसर सोचें, फिर उसको आगे वीडियो देखें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।